हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हम ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन कर रहे हैं, जिसमें से कि हमने पार्ट बी यानी कि थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अभी तक किया है, जिसमें हमने प्री डार्विनियन और डार्विनियन फेज को कवर कर लिया है। आज हमें पोस्ट डार्विनियन पढ़ना है। अब अगर आप पार्ट सी में देखें इसके, तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है। ये भी पोस्ट डार्विनियन फेज का ही हिस्सा है, इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करेंगे। पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज का इमर्जेंस हमारा लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बीच, मतलब इस बीच दौरान हुआ। इस दौरान हमने ये देखा कि काफ़ी सारे आइडियाज़ हमारे सामने आए इस चीज़ को समझाने के लिए कि वेरिएशंस जो क्रिएट हो रहे हैं उनका आगे समय के साथ इवोल्यूशन के प्रोसेस में कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में। और हमने पिछले लेक्चर्स में ये चीज़ देखी भी थी कि डार्विन की थ्योरी में ये एक वीकनेस था कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि आगे के जनरेशन में ये वेरिएशंस कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। पैन जीन्स हाइपोथेसिस ज़रूर दी थी, बट बाद में वो भी डिसप्रूव हो गई। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ हमारे सामने आए थे। सबसे पहले आइडियाज़ देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी जो हैं, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी जेनेटिक्स और हेरिडिटी को समझने के लिए, उनकी उस समय में रीडिस्कवरी हुई थी। इन्होंने दो बातें क्लियर कर दी थी आगे ट्रांसमिशन के बेस, मतलब ट्रांसमिशन को समझाने के लिए। सबसे पहला तो क्या कि फैक्टर्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो वो आगे चल के सेग्रीगेशन हो जाता है उनका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिक्सअप हो गए दोनों फैक्टर्स। मान लिया किसी एक पेरेंट में से कुछ ट्रेट जा रहा है, किसी दूसरे पेरेंट में से कोई दूसरा ट्रेट जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ऑफस्प्रिंग में वो चीज़ मिक्सड होकर आएगी, वो सेपरेटली आएगी, सेग्रीगेट होकर आएगी। किसी एक ट्रेट का ही ज़्यादा इफेक्ट होगा जो कि ऑफस्प्रिंग में गई होगी। ठीक है, और अगर मोर देन 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर पास हो रहा है कि दो उसमें कैरेक्टर हैं हमारे, तो आगे चल के वो प्रोजेनी में सेग्रीगेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, आपस में मिक्स होके नहीं आएंगे। ये दो बातें कही थी। और मेंडल्स लॉ को अभी हमें डिटेल में पढ़ना है हमारे, जब हम अभी आगे की यूनिट्स करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। दूसरा आइडिया जो हमारा था उस समय फेमस, ह्यूगो डी वेरीज की म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। कहीं कहीं पे आपको ये भी देखने सुनने को मिलेगा कि पोस्ट डार्विनियन फेज में दो थ्योरीज थी, एक म्यूटेशन थ्योरी जिसको ह्यूगो डी वेरीज ने दिया था, और एक सिंथेटिक थ्योरी। बट यहाँ पर हम इसको एक आइडियाज़ की तरह मिक्स करके लेके चल रहे हैं, सब जगह पे सेम नहीं दिया हुआ है। तो ह्यूगो डी वेरीज ने क्या कहा था कि जो हमारा इवोल्यूशन है उसके लिए हमारे म्यूटेशन जिम्मेदार हैं, ना कि सिलेक्शन। इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो हमारे सडन म्यूटेशंस होते हैं या चेंज आते हैं, वो जिम्मेदार हैं हमारे इवोल्यूशन के लिए और न्यू स्पीशीज़ के ओरिजिन के लिए। तीसरी जो स्टडी थी वो थी वैजनर की। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, रोल ऑफ जोग्राफिक और स्पेशल आइसोलेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ एवरी स्पीशीज़, रेस और ट्राइब ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स ऑन अर्थ। इन्होंने क्या कहा था कि इवोल्यूशन या फिर न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जोग्राफिक और स्पेशल आइसोलेशन का उसमें इफ़ेक्ट है। यानी कि कोई भी एक स्पीशीज़ है, अगर उसके बीच में कोई जोग्राफिक बैरियर आ जाता है जिससे वो अलग अलग रहने लगते हैं, तो अल्टीमेटली टाइम के साथ वो एक न्यू स्पीशीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो इन्होंने ये कहा। उसके बाद उस समय पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो हमारी फील्ड थी बायोलॉजी में, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। इस स्टडी में हमने ये पाया कि जो यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है वो हम किसी एक इंडिविजुअल को नहीं मानेंगे, बल्कि पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को मानेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। अगर आज एक इंडिविजुअल में चेंज आया है, तो हम ये नहीं मान लेंगे कि न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो गया है। वो इंडिविजुअल आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई चेंज आता है, पूरी पॉपुलेशन में आता है, पॉपुलेशन हमेशा बनी रहती है। भले ही उस पॉपुलेशन के अंदर वही सेम इंडिविजुअल्स हों या ना हो, लेकिन एक पॉपुलेशन हमेशा रहती है, कंटिन्यूटी रहती है। इसीलिए हम यूनिट ऑफ इवोल्यूशन पॉपुलेशन को मानेंगे। उसके बाद हमारे उस समय हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आया था, जिसमें ये कहा गया कि अगर 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 कोई पॉपुलेशन है जो बहुत ही लार्ज है, लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, उसमें जो मेटिंग हो रही है वो रैंडमली हो रही है, कोई फिक्स्ड मतलब पैटर्न नहीं है, रैंडमली कोई भी किसी से भी मेट कर रहा है, म्यूटेशन उसमें नहीं हो रहा है, ना ही माइग्रेशन हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए उसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है।
तो ऐसी जो पॉपुलेशन होगी उसमें जो जीन्स की फ्रीक्वेंसीज होगी वो हर जनरेशन में हमारी कांस्टेंट रहेगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी हम ही देखेंगे तो मान लिया किसी जीन टी की फ्रीक्वेंसी है उसमें 50%, तो आगे की जनरेशन में भी वो 50% ही रहने वाली है। ये ऐसा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में कहा गया। उसके बाद अगर ऐसा रहता है कि हर जनरेशन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो इवोल्यूशन जैसी चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें ये समझ में आया इसके बाद कि अगर इवोल्यूशन होना है तो जीन पूल जो है उसको हम चेंज होते रहना पड़ेगा जनरेशन टू जनरेशन। अगर आज किसी जीन की फ्रीक्वेंसी 50% है तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में वो 60 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए या फिर हमारे 20% हो जाए। तो इवोल्यूशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जीन पूल को चेंज करना पड़ेगा। जीन पूल क्या है हमारा? जीन पूल मतलब डिफरेंट जीन्स हैं, मान लिया टी है, आर है, स्मॉल आर है, ये सारे जीन्स हैं। तो इनका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये पूरा हमारा जीन पूल कहलाता है। अब ये जितनी भी हमने आइडियाज़ देखे इनको मिलाकर साथ ही साथ उस समय के मॉडर्न कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी, न्यू न्यू फील्ड्स बायोलॉजी में इमर्ज हो रही थी, जैसे कि साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की जितनी भी आइडियाज़ थे उन सब ने आपस में मिलाकर जो आइडियाज़ को सामने रखा, एक कोहेरेंट थ्योरी लेकर आया ये आइडियाज़, जिसको हमने मॉडर्न सिंथेसिस कहा, यानी कि कई सारे आइडियाज़ का एक मिश्रण, सिंथेसिस, जो कि 1930s के दौरान आया। और ये किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दी गई थी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि लेमार्किज्म, लेमार्क ने दी थी, डार्विनिज्म डार्विन ने दी थी। ये थ्योरी किसी एक की नहीं थी, कई सारे साइंटिस्ट के आइडियाज़ आपस में मिले थे, जिसमें से कि नोटेबल कौन कौन है? एस राइट, एच जे म्यूलर, थियोडोर डोब्जांस्की, आर बी गोल्डस्मिथ, जे एस हग्सले, आर ए फिशर, जे बी एस हेल्डेन, अर्नेस्ट मेयर एंड जी एल स्टेबिन्स। तो ये सब नोटेबल थे। नाम हमें इतना याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 1930s तक जैसा जैसा कि मैंने बताया कि कहीं कहीं पे आपको ये चीज़ मेंशन मिलेगी कि पोस्ट डार्विनियन फेज़ में दो थ्योरीज थी, पहली म्यूटेशन थ्योरी, दूसरी सिंथेटिक थ्योरी। तो 1930s तक ये जो म्यूटेशन वाला आइडिया था इवोल्यूशन के लिए, ये बहुत फेमस था, जो कि ह्यूगो डी वेरीज ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? ये कहा था कि जो भी इवोल्यूशन हो रहा है वो सडन चेंजेस यानी कि म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। 1930 से हमने दो आइडियाज़ बहुत पॉपुलर थे जिनका आपस में मतलब सिंथेसिस किया हमने, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल के देखा, तभी हमारी सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सामने आई। पहला आइडिया किसका था? डार्विन और वॉलिस का, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया था, और इनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया गया था, इस आइडिया को नहीं नकारा गया था। भले ही इन्होंने आगे कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है वेरिएशन का इस बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं दी थी, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का इनका आइडिया सही माना गया। दूसरा आइडिया हमारा जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स उस समय बहुत पॉपुलर थी, तो ये माना गया कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स का आपस में कोई कनेक्शन है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इनहेरिटेंस जो हो रहा है उसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है। साथ ही साथ उस समय मेंडेलियन जेनेटिक्स की रीडिस्कवरी हुई थी, तो जेनेटिक्स बहुत ही उस समय इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो इन दोनों आइडियाज़ का ही हमारा सिंथेसिस होने वाला है। ये रियलाइज़ किया गया कि जेनेटिक्स और सेलेक्टिव प्रोसेसेस जो हैं वो अपोजिंग थीम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को अपोज करते हुए आइडियाज़ हों, इन दोनों का ही आपस में कुछ कनेक्शन है। ये भी माना जाने लगा कि जेनेटिक मटेरियल में जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं वो इनफैक्ट काम करते हैं एज अ फ्यूल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। इसी के बाद मॉडर्न सिंथेसिस जो है वो नाम दिया जूलियन हग्सले ने। अब अगर हम मॉडर्न सिंथेसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इवोल्यूशन एक 2 स्टेज प्रोसेस है। पहले स्टेज में क्या होता है? प्रोडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस होते हैं उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इन्हीं वेरिएशंस में नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है और आगे के लिए इवोल्यूशन हो जाता है। जो वेरिएशन बेनिफिशियल होगा उसको नेचर सेलेक्ट करेगा, वो आगे प्रोजेनीज में ट्रांसमिट होगा। वहीं जो वेरिएशन हार्मफुल होगा वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू डीजेनरेट हो जाएगा और आगे की जनरेशन्स में वो पास ऑन नहीं हो पाएगा। अब इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडर्न सिंथेसिस जो है वो इन सारे आइडियाज़ का एक तरीके से सिंथेसिस करके एक कॉमन थ्योरी बनाई गई है। यहाँ पे हमारा माल्थुसियन कंपटीशन भी आ जाता है, जो कि
एक ऐसे था जिसमें बताया गया था कि फूड उस दर पे नहीं बढ़ रहे हैं, फूड सोर्सेज जिस दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर वेरिएशन का आइडिया हमारा था पहले से, म्यूटेशन का भी आइडिया था। म्यूटेशन के आइडिया जेनेटिक वेरिएशन कैसे हो रहा है इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में काम आया। और वेरिएशन माल्थुसियन कंपटीशन का ये जो आइडिया था वो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में यूज़ किया। फिर इन सभी को मिला के कॉमन थ्योरी हमारी मॉडर्न सिंथेसिस सामने आती है। उसके बाद हमारे मॉडर्न सिंथेसिस ने इवोल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन किया। मॉडर्न सिंथेसिस ने कहा कि इवोल्यूशन क्या है, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये हमारी मॉडर्न सिंथेसिस डिफाइन करती है इवोल्यूशन को। अब अलील फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। अलील क्या होते हैं, वेरिएंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट। एक ही ट्रेट के लिए दो वेरिएंट जीन्स होती हैं जिनको हम अलील कहते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन इस तरीके से डिफाइन होकर आया। अब अगर हम इसको देखें तो अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट्स में अगर चेंजेस आते हैं तो शॉर्ट रन में क्या चेंजेस आएंगे, स्मॉल चेंजेस आएंगे, जिस चेंज की वजह से हमारा माइक्रो इवोल्यूशन होगा। ठीक है, छोटे स्तर पे इवोल्यूशन होगा। अगर यही चेंजेस काफ़ी सारे समय तक कंटिन्यू रहते हैं तो बहुत ही इसके जो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्पेक्टैकुलर हो सकते हैं और नए तरीके की लाइफ एग्जिस्टेंस में आ सकती है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे इवोल्यूशन आएगा, जिसको हमने टर्म दिया मैक्रो इवोल्यूशन। अब अगर हम जनरल स्कीम ऑफ इवोल्यूशन इन सिंथेटिक थ्योरी देखें तो किस तरीके से हो रहा है। वेरिएशंस हमने देखा, सबसे पहले स्टेज में वेरिएशन आती है। इन वेरिएशंस के पीछे की वजह क्या होती है, क्यों आते हैं वेरिएशन, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स, म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन। ये सारे ही टर्म्स अभी हमें आगे पढ़ने हैं। आप बस अभी ये समझ लीजिए, म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। माइग्रेशन मतलब जब किसी एक पॉपुलेशन में या तो कुछ लोग बाहर जाते हैं या बाहर बाहर से अंदर आते हैं, वो माइग्रेशन हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम चेंज आता है हमारे जेनेटिक मेकअप में, तो ये होता है। रिकॉम्बिनेशन भी हमारे सेल डिवीजन के टाइम में होता है। तो ये सारे ही फैक्टर्स हमारे वेरिएशंस लेकर आते हैं और इन्हीं वेरिएशंस पे नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है। साथ ही साथ इस समय डिफरेंशियल नेट रिप्रोडक्टिव सक्सेस होती है लोगों की। क्यों, वेरिएशन जब आ जाएंगे किसी एक पॉपुलेशन में तो क्या होगा, उस समय का जो इन्वायरमेंट होगा उसमें कोई एक वेरिएंट जो होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा रिप्रोडक्शन के मामले में। हो सकता है वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज़्यादा होगी, और ऐसे को नेचर सेलेक्ट कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फाइनली हमारा एवोल्यूशन हो गया, एक नई स्पीशीज़ बन गई। और इस आइडिया में हमने क्या माना, यूनिट ऑफ सिलेक्शन क्या है, इंडिविजुअल। सिलेक्शन का लेवल हमारा इंडिविजुअल लेवल पे है। ठीक है, सेलेक्ट इंडिविजुअल हो रहे हैं, लेकिन यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन। क्योंकि इंडिविजुअल कंटिन्यूटी में नहीं है लेकिन पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है। मोड्स ऑफ सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, सिलेक्शन का मोड डायरेक्शनल हो सकता है, स्टेबलाइजिंग हो सकता है, डाइवर्सिफाइंग हो सकता है। ये सब भी हमें टर्म आगे पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्शनल क्या होता है, मान लिया एक पॉपुलेशन है जिसमें एक्सट्रीम तरफ है, जैसे मान लिया यहाँ पे टॉल इंडिविजुअल रह रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल ही रह रहे हैं, यहाँ पे मिडिल हाइट वाले लोग रह रहे हैं। तो डायरेक्शनल क्या करेगा, या तो छोटी हाइट को फेवर करेगा या तो बड़ी हाइट को फेवर करेगा। वहीं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है, जब हम मिडिल वाले जो मिड पॉपुलेशन रहती है उसको फेवर करते हैं। वहीं तीसरा क्या है, डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफाइंग में क्या है, हम दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर करते हैं, इस वाले को भी और इस वाले को भी, तो ये डाइवर्सिफाइंग हो गया। अब इस थ्योरी में हमने इवोल्यूशन देखा पॉपुलेशन लेवल पे। अब इसी पॉपुलेशन लेवल का आगे जब इलेबोरेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली इवोल्यूशन हो जाता है हमारा स्पीशीज़ लेवल पे। तो इसको समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। जैसे मान लिया स्पीशीज़ ए है, स्पीशीज़ बी है। स्पीशीज़ में क्या अंतर होता है, ये दोनों स्पीशीज़ अलग अलग हैं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। वहीं हर एक स्पीशीज़ के अंदर पॉपुलेशंस होती हैं अलग अलग। जैसे कि पॉपुलेशन इसमें ए बी सी डी, मान लिया 4 पॉपुलेशन है, तो ये चारों पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड करने के लिए केपेबल होती हैं टू सर्टेन डिग्री। अब इन्हीं पॉपुलेशन के ऊपर फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन एक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन मतलब वेरिएशन आएंगे, नेचुरल सिलेक्शन होगा, इस तरीके से फिर आगे चल के इन सभी पॉपुलेशन की अलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जाएगा।
अब एक समय ऐसा आ जाएगा, इतने चेंजेस आ जाएंगे कि ये आपस में इंटरब्रीड करने के केपेबल नहीं रह जाएंगी। फिर अल्टीमेटली स्पीचिएशन हो जाएगा और ये अलग जो पॉपुलेशन थी अभी तक सेम स्पीशीज़ में, अब वही पॉपुलेशन अलग अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा टोटल मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और पोस्ट डार्विनियन फेज। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे।